आज मैं हैड आई नॉट सीन द सन ड्रामे का सीजन 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये कहानी समझ में नहीं आएगी इसलिए। और सीजन 1 मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि 2014 में जेनिया और त्यानचेंग की मुलाकात होती है और जेनिया और त्यानचेंग के हाथ पर बटरफ्लाई टैटू को देख हैरान हो जाता है, क्योंकि शियाओ के हाथ पर भी सेम टैटू था और उसी जगह। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि त्यानचेंग बिल्कुल भी शियाओ जैसी नहीं दिखती और यही बात जेनिया को कंफ्यूज कर देती है और वो त्यानचेंग के बारे में जानने के लिए और क्यूरियस हो जाता है। सीजन 2 की शुरुआत में जेनिया को दिखाते हैं उसने जस्ट अभी अभी किसी का पैर काटा होता है और वो उस पैर को एक ब्लैक बैग में डालता है और फिर उस जगह की सफाई कर उस बैग को अपने साथ लेके किसी जंगल वाली जगह पर जा रहा होता है। बारिश का मौसम होता है और इलाका एकदम सुनसान। अब यहीं से सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि जेनिया अब्रोड के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के साथ साथ बिक्की के साथ मिलकर क्लीनिंग की जॉब भी करता है। वैसे अब बिक्की सुधर गया है और वो जेनिया से ऐसे बात करता है जैसे वो उसका दोस्त हो, पर जेनिया उसके किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करता क्योंकि उसे अपने काम से काम रखना पसंद है। दोनों अब एक घर को क्लीन करने आए होते हैं। वैसे इनकी क्लीनिंग की जॉब कोई ऐसी वैसी नहीं थी, क्योंकि जिस घर में वो आए थे वहाँ एक प्रोफेसर का खून हुआ था और हर जगह खून के निशान होते हैं। वैसे जो मरा वो किराएदार था। वो दोनों घर को इस तरह से साफ करते हैं जैसे वहाँ कभी खून हुआ ही न हो, और यही तो उनकी स्पेशलिटी थी। तभी वहाँ रेडियो पर त्यानचेंग का शो शुरू होता है और उसकी आवाज सुनकर जेनिया को शियाओ की याद आ जाती है। फिर दिखाते हैं ये दोनों काम खत्म करके घर लौट आते हैं। वैसे ये बिक्के का घर होता है और पता चलता है कि अब उसने शादी कर ली है और उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी है। देन जेनिया को वहाँ जो सामान रखना था वो रख के चुपचाप वहाँ से चली जाता है और अपने घर आता है और खाना खाते हुए त्यानचेंग का रेडियो शो सुनता है। वैसे त्यानचेंग एक रेडियो डीजे है और जेनिया उसका शो रोज सुनता है। वो सिर्फ उसकी आवाज ही नहीं सुनता बल्कि उसे फॉलो भी करता है ताकि वो उसे और अच्छे से समझ सके, यानी वो उसे सिर्फ दूर से ही ऑब्जर्व करता है। अब एक दिन सड़क पर चलते हुए त्यानचेंग का पैर फिसलने ही वाला होता है कि तभी जेनिया उसे गिरने से बचा लेता है, यानी वो आवाज लगाकर बताता है कि ध्यान से, आगे सामान पड़ा है। उसकी आवाज सुनकर ही वो समझ जाती है कि अरे ये तो वही है जिसने उस दिन उसे रेडियो शो तक छोड़ा था। अब उसे शक न हो इसलिए जेनिया उसे बताता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, देखा कि तुम सामान से टकराने वाली हो तो बता दिया। तभी उसके पेट से आवाज आती है तो त्यानचेंग हंसने लगती है, बिल्कुल वैसे जैसे पहली बार शियाओ हंसी थी। अब दोनों साथ में डिनर करने आ जाते हैं और बातों बातों में जेनिया उसके बटरफ्लाई टैटू के बारे में पूछते हुए कहता है कि मेरी एक दोस्त है, उसके भी हाथ में बिल्कुल इसी जगह बटरफ्लाई टैटू है, इसलिए जब भी मैं ये टैटू देखता हूँ मेरे मन में बस यही सवाल आता है कि तुमने यही क्यों चुना। तो त्यानचेंग कहती है सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता ये टैटू मेरे हाथ पे क्यों बना हुआ है, और वैसे तुम पहले इंसान नहीं हो जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। मुझे नहीं पता मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी टैटू बनवाया ही नहीं, इवन मुझे ये तक नहीं पता ये दिखता कैसा है। ये सुनकर जेनिया और कंफ्यूज हो जाता है तो उसे चुप देख त्यानचेंग कहती है अरे मैं मजाक कर रही थी, ये टैटू मैंने और मेरी दोस्त ने साथ में बनवाया था, इसका कोई मतलब नहीं है। डिनर के बाद जेनिया उसे टैक्सी में बैठा देता है और दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं और जेनिया उससे कहता है जब तुम घर पहुंच जाओ तो मुझे खबर कर देना। दूसरी तरफ चैनली को दिखाते हैं जो कि शियाओ के असॉल्टर में से एक है। उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होती है इसलिए वो चेकअप के लिए उसके साथ हॉस्पिटल आया होता है। वहाँ वो दोनों एक लड़की को रोते हुए देखते हैं क्योंकि उसके साथ भी असॉल्ट हुआ था। ये देखते ही चैनली को अपना पास्ट याद आ जाता है और कहीं न कहीं उसके अंदर गिल्ट तो पहले से ही था और अब उसके अंदर के डर की वजह से शियाओ उसे हर जगह हॉन्ट करने लग जाती है। यहाँ त्यानचेंग घर आती है तो अपने केयर टेकर को कहती है आज मैं डिनर बाहर से करके आई हूँ तो आप कुछ भी मत बनाना। फिर वो जेनिया को मैसेज करके बता देती है कि वो घर पहुंच गई। दरअसल उसका फोन वॉइस स्पीकिंग है। तो वहीं दूसरी तरफ जेनिया बिक्के से पूछता है
है, क्या तुम्हें शियाओ के बारे में कुछ खबर मिली? तो वो बताता है कि उसे अभी तक कुछ पता नहीं चला। अगले दिन चैनली अपने दोस्तों से मिलने आता है और उन्हें अपने गिल्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि उसे शियाओ हर जगह हॉन्ट कर रही है। तो वो लोग कहते हैं कि तुझे अपनी शादी पर फोकस करना चाहिए जो कुछ दिनों में होने वाली है, और पास्ट को भूल के आगे बढ़। पर चैनली कहता है मैं शियाओ से माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पर उसका दोस्त भड़क जाता है कि तेरा गिल्ट तेरी प्रॉब्लम है, गड़े मुर्दे मत उखाड़, और क्या तुझे पता नहीं है यहाँ तक आने में हमें कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ जेनिया और त्यानचेंग दोनों हर रोज एक दूसरे से कॉल्स और मैसेजेस पर बात करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाती है। इसी दौरान एक रात त्यानचेंग के घर उसकी दोस्त चीची आती है जो काफी अजीब होती है। वैसे शायद ये एक टीनेजर गर्ल है। खैर वो त्यानचेंग को बताती है कि मेरी मॉम आज फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई है, तो क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रह सकती हूँ? त्यानचेंग को तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब जब वो सोने चले जाती है तो चीची उसका चुपके से फोन चेक करती है जिसमें वो जेनिया और उसकी चैट पढ़ लेती है। उसे देख ऐसा लगता है जैसे वो त्यानचेंग से ऑब्सेस्ड हो। अब अगले दिन दिखाते हैं कि जेनिया और त्यानचेंग अपनी एक छोटी सी डेट पर आते हैं, पर जेनिया उसका चेहरा देख कहता है क्या तुम नर्वस हो? तो वो कहती है नहीं, बस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्ट करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारे चेहरे के अभी एक्सप्रेशन क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, कहीं तुम बोर तो नहीं हो रहे? तो जेनिया उसे तसल्ली देता है और कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे साथ होने से मुझे खुशी ही मिलती है। अब ये सुनकर वो काफी रिलैक्स हो जाती है और उससे उसकी एक फोटो मांगती है। तो जेनिया कंफ्यूज होकर कहता है तुम उसका क्या करोगी? तो त्यानचेंग कहती है मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम दिखते कैसे हो। दरअसल जब मैं किसी फोटो को एक सही एंगल से और सही रोशनी में देखूं तो मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। ये सुनकर जेनिया स्माइल करता है और जैसे ही फोटो देने जाता है तो पता चलता है कि उसने तो शायद अपना फोन कहीं गिरा दिया है, इसलिए वो त्यानचेंग को वेट करने का कहकर बाहर फोन ढूंढने चले जाता है। तभी वहाँ चैनली आता है क्योंकि उसने जेनिया को उसके साथ बैठे हुए देख लिया था। जेनिया जब तक बाहर है तब चैनली त्यानचेंग के पास आकर पूछता है क्या तुम शियाओ हो? तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शियाओ सदमे में अपने बेड पर लेटी होती है और उसके चेहरे पर वाइट पट्टियां लगी होती है। तभी वहाँ चीची आती है और उसका रूम बड़े ध्यान से देख रही होती है, ऐसा जैसे उसे शियाओ की कंडीशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी वहाँ बड़े रेडियो से त्यानचेंग की आवाज आती है और उससे पूछा जाता है कि वो क्या बनना चाहती है। तो त्यानचेंग बताती है एक रेडियो होस्ट। तभी दिखाया जाता है कि शियाओ ने अपनी असॉल्ट वाली वीडियो देखने के बाद अपने आप को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उस चीज में सफल नहीं हो पाई, इसलिए जिंदा लाश की तरह वहाँ पड़ी होती है। पर चीची उससे कहती है तुम सेफ हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। देन फिर एक दूसरा फ्लैशबैक दिखाते हैं जब त्यानचेंग अपनी आंखों का चेकअप करवाने आई होती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कोई सुधार नहीं होता और वो बताती है कि उसे अभी भी सब ब्लर दिख रहा है। फिर हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसे उसका ड्राइवर पिक करने आता है जो काफी सालों से उसे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहा है, लेकिन एक रात गलती से वो उसे उसके ऑफिस से थोड़ा पहले छोड़ देता है और उसी दौरान उसकी मुलाकात जेनिया से होती है। जब वो जेनिया की तरफ मुड़ती है तो उसे बस एक पल के लिए उसका चेहरा क्लियर दिखाई देता है और फिर वापस उसकी आंखें वैसी की वैसी हो जाती है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जेनिया को अपना फोन मिल जाता है, तो वहीं चैनली त्यानचेंग से पूछता है क्या तुम शियाओ हो? लेकिन जब वो उसका चेहरा देखता है तो कहता है माफ करना, मैंने आपको कोई और समझ लिया। तभी जेनिया वहाँ पर आ जाता है और चैनली को देखते ही गुस्से में उसे पकड़कर खाली जगह लाता है और उसे खूब मारता है। तो चैनली उसे रोकते हुए कहता है देखो मैं बस शियाओ से माफी मांगना चाहता हूँ। तो जेनिया उसे और मारता है और कहता है देख, पहली बात तो शियाओ को ढूंढना बंद कर, और दूसरा अगर तो कभी मेरे सामने आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देन वो उसे वहीं छोड़कर त्यानचेंग के पास आता है और कहता है मुझे मेरा फोन मिल गया। अब अपनी छोटी सी डेट के बाद जेनिया उसे घर छोड़ने जा रहा होता है, तभी अचानक रास्ते में म्यूजिक बजने लगता है, वही वाला बैलेट म्यूजिक जो शियाओ को बहुत पसंद था। अब म्यूजिक सुनते ही वो जेनिया को बताती है कि तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो जेनिया उससे हैरानी से पूछता है क्या तुम्हें डांस पसंद है? तो वो कहती है मुझे डांस करना नहीं आता और मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है। ये सुनकर फिर से जेनिया एक बार उदास हो जाता है, पर तभी बारिश होने लगती है तो दोनों एक जगह आकर रुकते हैं। त्यानचेंग थोड़ा भीग गई थी तो जेनिया उसे अपना कोट उड़ा देता है और वो जेनिया का चेहरा साफ करने लगती है, लेकिन उसके ऐसा करने से जेनिया को एक बार फिर शियाओ की याद आ जाती
जाती है और वो अपने इमोशंस में इतना खो जाता है कि त्यानचेंग को किस करने जाता है, बट वो बहुत नर्वस होते हुए पीछे हट जाती है। तब जेनिया अपने होश में आता है। अब सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो इसलिए त्यानचेंग उससे पूछती है क्या तुम्हें बारिश पसंद है। तभी जेनिया को याद आ जाता है कि जब शियाओ के साथ हादसा हुआ था वो भी बारिश वाला ही दिन था। ये याद करते ही वो त्यानचेंग से कहता है कि नहीं, तो त्यानचेंग बताती है मुझे भी बारिश वाला मौसम पसंद नहीं है, लेकिन आज ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जेनिया त्यानचेंग को उसके घर ड्रॉप करके चले जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं वैनलिंग को जो शियाओ की दोस्त थी स्कूल में। अभी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर होती है। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि उसके घर का रेंट और बिल्स वगैरह वैनलिंग पे करती है और उसके बॉयफ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वैनलिंग उसके लिए कोई एटीएम मशीन हो। वो उसे इग्नोर कर इनिया की वीडियो देखने लगता है। वही इनिया जो स्कूल में शियाओ से जला करती थी और शियाओ के साथ हुए हादसे में शामिल थी। आज वो एक बड़ी यूट्यूबर बन गई है। वैनलिंग अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि ये लड़की बहुत खराब है, जैसे दिखती है वैसी नहीं है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो बस उसकी वीडियो देखने में ही बिजी रहता है और वैनलिंग की बात को सीरियसली नहीं लेता। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेनिया ने बिक्के को त्यानचेंग की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, तो बिक्के उसे बताता है कि शिया और त्यानचेंग दोनों अलग अलग हैं। ये सुनकर जेनिया अब त्यानचेंग से दूर रहने का फैसला करता है। फिर उन दोनों की बातों से ये भी पता चलता है कि जेनिया बिक्के के साथ काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने शियाओ को ढूंढने का वादा करा है। बिक्के उससे कहता है जब मैं डेप्ट कलेक्टर था तब मैंने एक चीज सीखी थी कि अगर कोई इंसान लंबे टाइम तक नहीं मिल रहा है तो या तो वो विदेश चले गया है या तो वो मर चुका है। देखो मैं बस तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कभी पता चले कि शियाओ मर चुकी है तो तुम क्या करोगे। तो जेनिया काफी खतरनाक तरीके से कहता है मैं उन सबको मार दूंगा, हर एक को। ये कहकर चले जाता है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि जेनिया त्यानचेंग की एक भी कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देता, यानी वो अब उससे दूरी बनाकर रखेगा। खैर अब त्यानचेंग जब ऑफिस आती है तो वैनली भी उसी कंपनी में एक क्लाइंट से मिलने आई होती है और लिफ्ट में त्यानचेंग के हाथ पर उस बटरफ्लाई टैटू को देख वो भी हैरान हो जाती है। बाद में जब ऑफिस में वो उसके चेहरे को ध्यान से देखती है तो कंफ्यूज होती है और सोचती है कि ये तो कोई और ही है, लेकिन फिर इसके हाथ में उसी जगह सेम टैटू कैसे। दूसरी तरफ हमें शियाओ की मॉम को दिखा दें जिनके घर पर एक लड़की आकर उनसे शियाओ के बारे में पूछने लगती है और बताती है कि मैं उसके स्कूल की दोस्त हूँ, काफी टाइम से उससे मिली नहीं हूँ इसलिए मैं उससे मिलने आई हूँ। तो शियाओ की मॉम कहती है कि वो अब्रॉड में है और वो कभी यहाँ पे वापस नहीं आने वाली, इसलिए आगे से तुम भी यहाँ पर आकर हमें परेशान मत करना। ये कहकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वैनलिंग आज की बात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करती है कि मैंने आज एक ब्लाइंड लड़की को देखा, उसके हाथ पर भी सेम टैटू था जैसा मेरी दोस्त के हाथ में था। तो वो पूछता है कौन सी दोस्त, तो वो बताती है वही जिसके साथ गलत हुआ था। तो वो कहता है ओ अच्छा वो वाली, अब वो कैसी है। तो वो बताती है मैंने सुना है कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो वो पूछता है जिन्होंने तुम्हारी दोस्त के साथ गलत करा वो कहाँ पर है। तो वो बताती है उनमें से एक लड़का पॉलिटिशियन का बेटा है, इसलिए उन्होंने उस बात को वहीं दफन कर दिया। इवन उनको सजा तक नहीं हुई। जब मैं स्कूल रियूनियन में गई तो देखा कि सब बहुत मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे लेके गैम्बलिंग वाली जगह पर आता है ताकि उसका ध्यान भटके। अब जब वैनलिंग गेम खेल रही होती है तो उस गेम में वो 5 बार हार जाती है और फिर गेम के बाद उसे पता चलता है कि वो 5,000 नहीं बल्कि 5 लाख हारी है। तो वो लोग बताते हैं शर्त 1,000 रुपए की नहीं बल्कि 1 लाख की लगी थी। क्या तुम कोई कॉलेज की लड़की हो जो शर्त 1,000 रुपए की लगाई, जबकि गेम की स्टार्टिंग का बेस ही 10,000 है। अब ये सुनकर वो घबरा जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से मदद मांगती है, लेकिन वो तो साफ साफ पीछे हट जाता है कि तुम्हारे कर्ज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ चैनली की इन्वेस्टिगेटर उसे बताती है कि उसे शियाओ की मॉम से पता चला कि वह अब्रॉड चले गई है और पूछती है कि आप ये इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो चैनली सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि भले जेनिया त्यानचेंग को अवॉइड
अवॉइड कर रहा हो, पर वो उसे दूर से ऑब्जर्व करता रहता है। एक दिन जब वो उसे फॉलो कर रहा होता है तो त्यांचेंग तभी उसे कॉल कर देती है और घंटी की आवाज सुनकर जेनिया के पास आके कहती है, तुम मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ उसका ड्राइवर आ जाता है, जिसे देखकर जेनिया के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं शियाओ के डैड होते हैं और वो जेनिया को गुस्से में देख रहे होते हैं और त्यांचेंग से प्यार से कहते हैं कि मुझे अपनी दूसरी जॉब पर भी जाना है, क्या हम जल्दी चल सकते हैं। इसलिए अब त्यांचेंग उनके साथ चली जाती है। कार में शियाओ के डैड उसे बहाने बहाने से पूछने लगते हैं कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो त्यांचेंग कहती है कि नहीं, वो बस मेरा दोस्त है। देन जब वो घर आती है तो पता चलता है कि त्यांचेंग के केयर टेकर कोई और नहीं शियाओ की मॉम है। दूसरी तरफ यांगता की गैंग के एक मेंबर को दिखाते हैं जो एक लड़की को नशा करवा कर उसका गंदा वाला वीडियो बना रहा होता है और उसका लाइव वीडियो अभी यांगता देख रहा होता है। तभी उसका मोटा दोस्त एक यूएसबी लेकर वहां आता है और कहता है, इसे देखो। अब यूएसबी के अंदर किसी और की नहीं वेनलिंग का वीडियो होता है और उसे कपड़े उतारने को कहा जाता है। अब उसका चेहरा देख दोनों को याद आ जाता है कि ये तो उस शियाओ की दोस्त थे। वो मोटा बताता है ये अभी बहुत ज्यादा कर्ज में, और बस यहीं से उनका शैतानी दिमाग चलने लग जाता है। तो वहीं जेनिया शियाओ के डैड का पता लगाने के लिए रेड आंट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आता है, क्योंकि कल रात उसने शियाओ के डैड की टैक्सी के ऊपर कंपनी का नाम नोटिस कर लिया था। अब वो कंपनी के ओनर से बहाना बनाकर शियाओ के डैड के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वो हमेशा अपनी बेटी को उस टाइम पर उसके काम से पिक करने जाते हैं। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है कि क्या त्यांचेंग उनकी बेटी है। देन जब वो बाहर आता है तो शियाओ के डैड उसे बाहर खड़े हुए मिलते हैं और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।